एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं द असेंडिंग स्टेप। हम लोग क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक बता दिया था जिसका नाम था व्हाट इज़ फेडरलिज्म। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फेडरल कंट्री बनाता है। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हम लोगों ने पहले देख लिया है कि बेल्जियम और श्रीलंका में डाइवर्सिटी होने के कारण उन लोगों को अपनी इकोनॉमी को और कंट्री की यूनिटी को मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। What about a vast country like India? तो हमारी जैसी बड़ी कंट्री का क्या, विथ सो मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स, जिसमें इतने सारे जगह हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, तो हमारी जैसे कंट्री का क्या, हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इस डाइवर्सिटी को। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग के क्या अरेंजमेंट्स हैं। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ। इंडिया हैड इमर्ज्ड एंड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद तो हम हो गए थे, लेकिन आज़ादी के साथ हमारी एक बहुत पेनफुल हम लोगों ने आज़ादी पाई। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ उस वक्त पाकिस्तान भी बना था। तो पाकिस्तान बना था, जिसके कारण लाखों लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके इधर उधर जाना पड़ा, लाखों लोगों की जाने चली गई। तो इसीलिए इंडिया के पार्टीशन को पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन भी कहा। बहुत खून वगैरह भी उस टाइम पे बहाया गया था, हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट्स हो गया था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद यानी आज़ादी के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो हमारे कंट्री का पार्ट बन गए। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? देखिए, ब्रिटिश इंडिया जो थी, जो भारत जो था ब्रिटिश के शासन के वक्त, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट वैसा पार्ट था, वैसे रीजन्स जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते हैं, और दूसरा वो रीजन जहाँ पे ब्रिटिश किंग्स के थ्रू रूल करते थे। मतलब किंग्स क्वीन जो है वो रूल करती थी, लेकिन उसके ऊपर भी ब्रिटिश सरकार अपना सुपरमेसी स्टैब्लिश करके दिए रखे हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी इंडियन यूनियन जो है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही बेस है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में जो फेडरेशन वर्ड है इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे भी ये बच्चा सोच रहा है कि isn't that strange? क्या ये अजीब नहीं है? Did our constitution maker did not know about federalism? क्या फेडरलिज्म के बारे में नहीं जानते थे हमारे संविधान जो बना रहे थे वो लोग? और डिड दे विश टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट? और या फिर उन लोगों ने इसके बारे में बात करना ही जरूरी नहीं समझा, इसको अवॉइड करना जरूरी समझा। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्यों हुआ कि फेडरेशन वर्ड ऐड नहीं हुआ? इसके 2 कारण थे। नंबर 1 कि हमारा जो इंडियन यूनियन था वो हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ फेडरेशन पढ़ा है। कौन कौन सा फेडरेशन पढ़ा है? हम लोगों ने फेडरेशन पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो हमारा फेडरेशन में क्या हुआ कि हमारे फेडरेशन में सारे स्टेट्स नहीं आके हमसे बोले कि वी विल यूनाइट और हम लोग एक अलग आइडेंटिटी बनाएंगे और हम लोग की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग के केस में क्या हुआ था कि हमारे एक लीडर थे जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता। तो वो क्या किए थे कि वो सारे प्रिंसली स्टेट्स को मनाए थे कि वो इंडिया के साथ जुड़े। क्योंकि जब आज़ाद हुआ था भारत, तो ब्रिटिश ने क्या कहा था प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से कि आप लोगों का मन, आप लोग इंडिया के साथ जुड़िए या पाकिस्तान के साथ जुड़िए या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए, अकेले रहिए। तो उसमें बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो उन्होंने कह दिया कि हम तो भाई अकेले रहेंगे। तो क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इन सबको मनाया और फिर मनाने के बाद इंडिया के साथ ज्वाइन करवाया। तो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में पहला कारण यही हो गया कि जो स्टेट्स थे वो खुद नहीं आए थे, इसीलिए फेडरेशन का नाम नहीं दिया गया। और दूसरा कारण ये कि हमारे फेडरेशन में स्टेट्स को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना फेडरेशन में एक बार आने के बाद फेडरेशन को तोड़कर वापस चले जाए, ये उनके पास अधिकार नहीं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये फेडरेशन टर्म यूज ना करके इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स का नाम दिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, और वो कितने थे? 7। तो अगर वो सारे फीचर्स किसी कंट्री में हैं तो समझ लीजिए कि वो कंट्री क्या है? फेडरल। तो वो कौन कौन से फीचर्स थे? पहला, फेडरलिज्म का बेसिक फीचर मैं आपको बता देती हूँ, और बाकी के फीचर्स देखने के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को रेफर कीजिए। तो बेसिक क्या फीचर था कि 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पे होगा और एक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में पावर डिवीजन होगा। ठीक है, और सारे टायर्स का जो जुरिसडिक्शन है वो मेंशन होगा किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सारे टायर्स के पावर्स, कितने पावर्स है, और सारे टायर्स का रेवेन्यू यानी कि इनकम कहाँ से कौन लेगा, वो सारा चीज़ की डिस्कशन होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। We can apply that all these features. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. हम लोग देखते हैं कि ये सारे जो फीचर्स है, 7 फीचर्स जो हैं फेडरल के, वो सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। The Constitution originally provided a 2-tier system of government. कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में ओरिजिनली मतलब शुरू से ही 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की सुविधा थी। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट या फिर जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। 2 टायर कौन कौन थे? एक यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप कह लीजिए, जो कि इंडियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला फीचर हम लोग सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा, लेटर 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म, और 3rd टायर भी ऐड हुआ इसमें बाद में हमारे संविधान में। 3rd टायर ऑफ पावर शेयरिंग भी ऐड हुआ, इसको कहते हैं पंचायत और म्यूनसिपालिटी के म्यूनसिपालिटीज ऐड हुई। एज इन एनी फेडरेशन, किसी और फेडरेशन की तरह ही दिस डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जुरिसडिक्शन। इन टायर्स का भी अपना जुरिसडिक्शन है। ठीक है, जैसे बाकी सारे फेडरेशन में होता है। तो 2 फीचर्स हमारे सेटिस्फाइड हो गई। The Constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union government and state governments. Thus, it contains 3 lists. देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब इंडिया को चलाना है, किसी कंट्री को चलाना है, तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे रूल्स बनाना होता है, कैसे गवर्न करेंगे हम लोग, वो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया है कि 3 तरीके से बताया है कि कौन किस सब्जेक्ट पे कौन रूल बनाएगा। ठीक है, तो 3 लिस्ट होती है हमारे पास। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे पास 3 लिस्ट होती है। पहला होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। तो हम इन तीनों लिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट, वैसे लिस्ट को मैं आपको बता दूं, यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वो सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, जिसपे यूनियन गवर्नमेंट ही केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट ही लॉज बना सकेंगे। नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं। किसमें? यूनियन लिस्ट में। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज We need a uniform policy on all these matters throughout the country. ऐसा यूनियन लिस्ट में ये सब चीज़ क्यों इंक्लूड होती है? क्योंकि इन सारे मैटर्स पे, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशंस हो, करेंसी हो, डिफेंस हो, तो ये सारे इस पे हम लोग, ये सारे टॉपिक पे हम लोग क्या चाहिए कि ऐसी पॉलिसी चाहिए जो पूरे कंट्री में एक हो। अगर सारी पॉलिसी स्टेट अलग अलग इन सारे टॉपिक्स पे रूल बनाने लगेंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। द यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, इस पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही अपना लॉज बना सकती है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट लिस्ट। नाम से ही क्लियर है
कि स्टेट जिस जिस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सके वो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ होता है। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, जो स्टेट के लिए महत्वपूर्ण, जो लोकली इम्पोर्टेंट है, उस पर स्टेट लिस्ट में उन टॉपिक्स का नाम दिया होता है और उन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। The state governments alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. State list में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर केवल और केवल उसी राज्य की सरकार नियम बना सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट लिस्ट। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। वैसे कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं और स्टेट इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, तो वैसे सब्जेक्ट्स कौन से लिस्ट में होंगे? कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे स्टेट भी रूल बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा क्या हो कि दोनों में झगड़ा हो जाए, मतलब सपोज कीजिए कि स्टेट कुछ और कह रही है और यूनियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, तब क्या होगा? तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो कैसे कैसे सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं। इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट, अगर दोनों के लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है, दोनों के लॉ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं विथ ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। यानी यूनियन गवर्नमेंट, ऐसी स्थिति में जो यूनियन गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा। अगर दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है तो यूनियन गवर्नमेंट इज मतलब सर्वोपरि। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा। अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बन रहा था तो उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो आज है, जैसे कि आज की तरह का इंटरनेट नहीं था। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में क्या? तो व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री कैटेगरीज, जो तीनों कैटेगरीज में से किसी में नहीं आते हैं, वैसे सब्जेक्ट्स का क्या? या फिर और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेट कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स का क्या होगा? क्या इन पे कोई लॉज नहीं बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो ऐसे जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है, उन पे लॉ कौन बनाएगी? हमारी यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों लॉ बना सकती है, और जो बचे हुए हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट उस पर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि हमारे इंडिया जो है फेडरल है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to the constituent unit. लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बहुत सारे जो फेडरेशन होते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दो टाइप के फेडरेशन होते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो क्या होते हैं कि स्टेट खुद आते हैं और बोलते हैं कि वी विल बिकम अ, मतलब हम लोग साथ में रहेंगे और फिर हमारी जो आइडेंटिटी है वो बढ़ेगी, हमको हार्मनी में रहना। ठीक है, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर क्या कहता है कि एक बड़ी टेरिटरी है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच पावर को डिवाइड कर दे रही है, तो वो हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। मैं आपको उस पीछे वाले वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जरूरी नहीं है कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जो इकाई हैं, उनको इक्वल पावर ही दिया जाए। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में किसी के पास कम पावर भी हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा पावर भी हो सकता है, और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास तो सबसे ज़्यादा पावर होगी, ये बात तो तय। Thus all states in the Indian Union do not have identical powers. इसीलिए सारे जो states हैं इंडियन यूनियन में उनके पास एक तरह की पावर नहीं है। Some states enjoy special status. कुछ states के पास special status है।
States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371. Article 371 के अंतर्गत कुछ स्टेट्स को स्पेशल दर्जा मिलता है, जिसका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा. ड्यू टू देयर पेक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सब्सटेंस, उनके कुछ खास हिस्टोरिकल और सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसके कारण उनको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है. These special powers are enjoyed, especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous peoples, their culture, and also preferential employment in government services. ऐसे दर्जे से लोगों को क्या होता है कि वहाँ का जो कल्चर होता है बेसिकली वो प्रोटेक्ट होता है, लोगों का जो लोग जो वहाँ पहले से रह रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जो ऐसे राज्य में लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को फायदा मिलता है. इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट, दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस देयर. जो वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट नहीं है ऐसे राज्यों में, वो वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते हैं, हाउस नहीं खरीद सकते हैं. सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे प्रोविजंस हैं. ठीक है. नाउ there are some units of the Indian Union which enjoy very little power. कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं इंडियन यूनियन में जो बहुत कम पावर को एंजॉय करते हैं. These are areas which are too small to become independent. अब यह स्टोरी बता रहा है यूनियन टेरिटरीज की. तो ये ऐसे एरियाज हैं जो बहुत छोटे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, मतलब इतने छोटे कि उनको इंडिपेंडेंट हम लोग नहीं कहा सकते, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते हैं ये, और उनको दूसरे स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. These areas, ऐसे एरियाज जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे एरियाज को क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज ही कहते हैं. These territories do not have the powers of the state. ऐसे टेरिटरीज के पास स्टेट के पास जितना पावर होता है वो पावर नहीं होती है. The central government has special powers in running these areas. ऐसे एरियाज को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे मेन होती है. Okay, thus this sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. ये जो पावर शेयरिंग हो रही है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक चीज जो है वो लिखी हुई है. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस इन दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हम चेंज कर सकते हैं. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट. ऐसी इस अरेंजमेंट को पार्लियामेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती है. एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट. अगर इसमें चेंज करना है तो क्या करना होगा? एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. दोनों हाउस पार्लियामेंट के इसको पास करेंगे विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से पास करेंगे, 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से. ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से पास करेंगे. देन फिर क्या होगा? देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द रेटिफाइड मतलब होता है कि साइन करना. उसके बाद देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. जितने भी टोटल स्टेट्स हैं इंडिया में उसके हाफ के द्वारा ये पास होना चाहिए इस चेंज को. तो पहले 2 हाउस जो होंगे पार्लियामेंट के वो पास करेंगे, फिर जितने भी लेजिस्लेचर होंगे टोटल स्टेट्स के उसमें से आधे के द्वारा ये रेटिफाइड होना चाहिए. तब जाके ऐसी भी कोई भी चेंजेस जो कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हो वो चेंज हो सकती है हमारे इंडिया में. ओके. द जुडिशियरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीड्योर्स. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और प्रोसीड्योर्स में कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं या फिर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसका कौन काम करता है? जुडिशियरी देखती है इसको. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर्स, अगर पावर्स के डिवीजन में कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई भी झगड़ा हुआ, द कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेकर डिसीजन. कौन डिसीजन लेता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है. द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस in order to carry on the government and responsibilities assigned to each of them. गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको निभाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पूरा अधिकार है कि वो लोग टैक्स कलेक्ट करें. ठीक है. ओके. फिर हमारा
ये आप लोगों को दिया हुआ है, रेडियो वगैरह सुनना है और उससे बुलेटिन वगैरह को ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पोखरण जो कि राजस्थान में, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट गया था एक बार पोखरण में, राजस्थान के, लाइज इन राजस्थान। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि जब ये टेस्ट हो रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मना करती, उनको ये पसंद नहीं होता कि उनके राज्य में ये टेस्ट वगैरह हो, तो क्या वो प्रिवेंट कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट रोकने से? आपको क्या लगता है? तो इसका जवाब है नहीं, वो प्रिवेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर पॉलिसी की बात की गई और न्यूक्लियर पॉलिसी कौन बनाता है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो ये यूनियन लिस्ट का मैटर है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट है सिक्किम की, वो चाहती है कि नया टेक्स्ट बुक लाया जाए, नया बुक्स वगैरह लाया जाए स्कूल में, बट द यूनियन गवर्नमेंट डजंट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक। लेकिन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो उनको ये अच्छा नहीं लगा, उनका टेक्स्ट बुक, ये बुक उनको उनका अच्छा पसंद नहीं आया, उनका कंटेंट उनको अच्छा नहीं लगा। इन दैट केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी स्टेट गवर्नमेंट बिफोर दिस टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च्ड? टेक्स्ट बुक लॉन्च करने से पहले क्या सिक्किम की गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा? देखिए, ये जो एजुकेशन आप लोगों ने देखा था, एजुकेशन जो है वो देखिए, ये जो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक का बात कर रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक जो है, ये टेक्स्ट बुक का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है खुद पे। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है सिक्किम गवर्नमेंट और फिर यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, तो फाइनल डिसीजन फिर यूनियन गवर्नमेंट पे है। लेकिन ये सब उसको परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो अपने हिसाब से लॉन्च कर सकती है। नेक्स्ट, सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश चलिए, आंध्र प्रदेश के सीएम है, छत्तीसगढ़ के सीएम है और उड़ीसा का सीएम हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट पुलिस सो रिस्पॉन्स टू नक्सलिटीज। उनका अलग अलग थॉट प्रोसेस है कि हमारी यहाँ की पुलिस ऐसी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पुलिस के ऐसे ऐसे काम होने चाहिए। तो कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवीन एंड पास एन ऑर्डर दैट द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू ओबे? तो क्या जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इंटरवीन करेंगे इस बात पे और एक ऑर्डर पास करेंगे ताकि चीफ मिनिस्टर जो है वो तीनों राज्य के उनके ही ऑर्डर को फॉलो करे? तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पुलिस जो है, पुलिस को डिपार्टमेंट लोग अपने स्टेट लेवल पर संभाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो गया विथ क्वेश्चन आंसर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड इन टेक्स्ट आंसर। यहाँ एक बच्ची है, वो भी कुछ कहना चाह रही है, देख लेते हैं। इफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आर स्टेट सब्जेक्ट, यस, अगर एग्रीकल्चर और कॉमर्स स्टेट के सब्जेक्ट से स्टेट लिस्ट में आते हैं, वाई डू वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन द यूनियन कैबिनेट? तो हमारे यूनियन कैबिनेट में एग्रीकल्चर और कॉमर्स मिनिस्टर क्यों है? इसका जवाब ये है कि एग्रीकल्चर और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हम लोगों के पास अगर यूनियन मिनिस्टर नहीं होंगे तो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो डील करती है, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स भी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यूनियन पे अगर एक ऐसे मिनिस्टर बैठे रहेंगे जो कि इन सब चीज़ को संभालेंगे तो ये अच्छा होगा। और साथ में स्टेट्स जो है वो भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज वगैरह करती है, तो इसके लिए भी एक यूनियन मिनिस्टर हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीकल्चर और कॉमर्स मिनिस्टर होती है यूनियन कैबिनेट, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखिए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।